स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कहाँ तक उड़ान है इनकी, मैं जानता हूँ कहाँ तक उड़ान है इनकी, मेरे हाथ से निकले परिंदे हैं ये, मेरे हाथ से निकले परिंदे हैं ये। जी हाँ बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हो, पिछले कुछ समय से हम लगातार कम्युनिटी पोस्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पोस्ट करते ही आ रहे हैं, और वो इसीलिए ताकि आपको एक क्वेश्चंस की वैरायटी के बारे में मालूम पड़े कि आपके एग्जामिनेशन में किस वैरायटी का क्वेश्चन आ सकता है। पहले मल्टीपल चॉइस सिर्फ और सिर्फ आपके जेई, नीट या और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ही आते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया और अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आने हैं, जेई में भी आने हैं, नीट में भी आने हैं। और एग्जामिनर हमेशा वैरायटी ढूंढते हैं, नए नए क्वेश्चन ढूंढते हैं। अब वो समय नहीं रहा कि भाई प्रीवियस क्वेश्चन कर लो वही क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, वैरायटी आती है, बदलते हैं, नए नए ऑथर आते हैं, नए एंगल से टॉपिक को देखते हैं और उसे नई तरह से लिखते हैं। तो आज मैं आपको यहाँ पर ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और हमारे इन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को आपको पूरी तरह से फॉलो करना है। इनकी प्लेलिस्ट बना दी जाएगी और जब भी समय मिलता है इन इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस को आप ज़रूर और ज़रूर रिवाइज करें। इनको सॉल्व कैसे करना है, क्या आपकी सोच होनी चाहिए, इस बारे में आपको वर्क करना है। बहुत बार काफ़ी स्टूडेंट इस वजह से परेशान रहते हैं कि जी मल्टीपल चॉइस सॉल्व करें तो कैसे करें। मैं बताता हूं कैसे करें, समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, IUPAC नेम ऑफ एस्पिरिन इज। एस्पिरिन जैसा कि आप जानते हो मेडिसिन है और उसके IUPAC नेम के बारे में पूछा गया। मैं आपको याद दिला दूं, ये है एस्पिरिन का स्ट्रक्चर। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ इस तरह से ये ग्रुपिंग मौजूद होती है। ये है आपका एस्पिरिन। अब एस्पिरिन के बारे में जो क्वेश्चन आता है ना, तो इसके कॉमन नेम, IUPAC नेम और कमर्शियल नेम, यहाँ पर स्टूडेंट परेशान होता है, उलझता है। ये आपको याद रखना होगा। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड ये इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम। एस्पिरिन इसका कमर्शियल नेम है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड इसका एक कॉमन नेम होता है और IUPAC नेम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। हमारा ये जो ग्रुप गिवन है, हमारा ये जो ग्रुप गिवन है, ये है एसिटाइल, एसिटाइल के साथ ऑक्सीजन, तो ये बना एसिटॉक्सी और एसिटॉक्सी सेकंड पोजीशन पे है। जानते हैं ना कि नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से की जाती है, तो ये हो गया 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये इस तरह से इसका IUPAC नेम यहाँ पर कहलाया जाएगा। तो एस्पिरिन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से, ऐसे ही मैं यहाँ पर बता दूं, एस्पिरिन एक पेन किलर के तौर पे, एनाल्जेसिक, पेन किलर को एनाल्जेसिक भी कहा जाता है, उस तौर पे इस्तेमाल की जाती है और ये हमारे ब्लड को जमने नहीं देती। तभी कहते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो आप कुछ और ना कर पाओ तो कम से कम एस्पिरिन की 2 टैबलेट दे दो ताकि उसका ब्लड हार्ट में उसके कोएगुलेट ना हो पाए और जब तक मेडिकल एड नहीं आती आप उसकी जान बचा सकें। ये इंफॉर्मेशन चाहिए एस्पिरिन के बारे में। अगर ये इंफॉर्मेशन जान गए तो इस क्वेश्चन के साथ साथ एस्पिरिन का ये पूरा टॉपिक भी सॉल्व हो गया। देखो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था, टेंशन नहीं लेने का मामो, टेंशन नहीं लेने का। जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको याद करने का, उसको समझने का, इन छोटे छोटे क्वेश्चन के जरिए ही आपको टॉपिक के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, बस आपने उसको याद रखना है। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए, ये है आपका दूसरा क्वेश्चन। आपको एक ईथर दिया गया है और रिएक्शन विद HCl एक्वस। अब जब ये क्वेश्चन आता है ना, तो अलग अलग बुक्स में अगर आप देखोगे ना, तो टॉपिक को बड़ा भयानक बना के पेश किया गया है, बहुत बड़ा बना देते हैं, बड़ा भयानक बना देते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन में जवाब सही ढंग से देना है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी, इंस्टाग्राम पे भी अपने इस क्वेश्चन को अपलोड किया था, तो वहाँ पर हमने पाया कि बच्चों की बहुत सारी एरर थी, बहुत सारी मिस्टेक थी। अब ज़रा समझो किन बातों पे ध्यान देना। ईथर की रिएक्शन एसिड के साथ 2 तरह से होती है, एक्वस, नॉन एक्वस। आपने यहाँ पर मेनली इस एक्वस वर्ड पे ध्यान देना है, एक्वस और नॉन एक्वस। और अब मैं जो बात बताने जा रहा हूँ,
अगर रिएक्शन नॉन एक्वस में है SN2 मैकेनिज्म फॉलो करती है और हैलोजन लेस स्टेबल कार्बोकैटायन पे जाता है, लेस स्टेबल पे। और अगर रिएक्शन एक्वस मीडियम में है तो ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करती है और हैलोजन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे जाता है। हैलोजन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे, जहां भी लगता है ना कोई चीज भूल के, वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, दोबारा से उस कंसेप्ट को याद करो। तो रिएक्शन क्योंकि एक्वस मीडियम में है तो यहां से हैलोजन मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे जाएगा। अब जरा देखो, ये बनता है आपका अलायल कार्बोकैटायन, अलायल, और इधर बनता है आपका प्रोपायल कार्बोकैटायन। अलायल और प्रोपायल एक्वस मीडियम में रिएक्शन है तो स्टेबल कार्बोकैटायन हमारा अलायल है, यानी हैलोजन अलायल के साथ जाएगा तो एक बनेगा CH2CH CH2Cl और हाइड्रोजन दूसरे के साथ जाएगा और ये बनेगा आपका दूसरा कंपाउंड, इस तरह से यहां पर फॉर्म होगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ये करेक्ट होगा। जल्दबाजी में बच्चे, मैक्सिमम बच्चे इसको मार्क करते हैं लेकिन एग्जैक्ट ये रहेगा। अगर ये रिएक्शन एक्वस मेंशन ना होता, HCl लिक्विड होता तो उल्टा हो जाता, वहां पर हैलोजन लेस स्टेबल कार्बोकैटायन के साथ जाता और हाइड्रोजन दूसरे के साथ, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट होता। तो ईथर में एक छोटा टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, लेकिन जो भी क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को बहुत गौर से सीखना। एक्वस नॉन एक्वस का केस यहाँ पर बनता है। ऑर्गेनिक की और किसी रिएक्शन में, जनरली और किसी रिएक्शन में ऐसा केस नहीं है, बस इसी केस में है। जब एक केस में है तो उसको तो आप अलग से याद रख भी सकते हो, आसानी से वो चीज़ आपको याद हो जाएगी, समझिएगा ना। अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिनॉल ऑन रिएक्शन विद मिक्सचर ऑफ HNO2 एंड HNO3। अब ये क्वेश्चन है नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। पूरे फिनॉल टॉपिक में नाइट्रेशन ही एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जहां पे गलती होने की पूरी गुंजाइश है और एग्जामिनर के पास क्वेश्चन पूछने की पूरी आज़ादी है, वो कैसे भी क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं। फिनॉल का जब नाइट्रेशन कराते हैं तो वहां पर नाइट्रेशन कई कंडीशन में होता है, कई कंडीशन में। एक फिनॉल लिया और उसके ऊपर कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में कराया, कंसंट्रेटेड HNO3 कराया, डाइल्यूट HNO3 कराया, HNO2 प्योर कराया, HNO2 इम्प्योर कराया। ये कई तरह से यहाँ पर होता है। फिनॉल का वन शॉट वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ पे जाके फिनॉल्स के रिएक्शन देख सकते हैं। लेकिन मैं इन सभी में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर दिया है आपको। फिनॉल ऑन रिएक्शन विद मिक्सचर ऑफ HNO2 एंड HNO3, इसे मिक्सचर ऑफ HNO2 HNO3 ना कह के इम्प्योर HNO2 भी कहा जा सकता था। तो इम्प्योर HNO2 हो और मिक्सचर ऑफ HNO2 HNO3 हो, बात एक ही है। अब देखिए क्या होता है, अगर आपके पास फिनॉल है और आप फिनॉल पे प्योर HNO2 की रिएक्शन करवाते हो, प्योर नाइट्रस एसिड, प्योर नाइट्रस एसिड, तो रिएक्शन होती है, HOH बाहर जाता है, तो प्योर अगर ये HNO2 होता तो आपका प्रोडक्ट होता पैरा नाइट्रोसोफिनॉल, पैरा नाइट्रोसोफिनॉल। अब इस बात को याद कर लेना, मैंने कहा ना कि हर क्वेश्चन के साथ साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं, उसको याद करना। पैरा नाइट्रोसोफिनॉल ये हमारा प्रोडक्ट होता अगर ये प्योर HNO2 होता, लेकिन इसमें HNO3 भी है। HNO3 फर्दर ऑक्सीडेशन करता है और इस ऑक्सीडेशन की वजह से ये पैरा नाइट्रोफिनॉल बनता है, तो आपका प्रोडक्ट रहेगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑप्शन नंबर सी, इसे आपने मार्क करना है, समझिएगा। तो इस बात को गौर से समझना है आपने कि आपको क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। अगर सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 है या प्योर HNO2 है, इम्प्योर है, डाइल्यूट HNO3 है, जब फिनॉल को पढ़ें तो कम से कम इस तरह से आपने इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है, ये आप समझिएगा। द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। आप जानते हैं एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उसके लिए वैल्यू 57.1 किलो जूल होती है। किलो कैलोरीज में 13.7 के पास उसका जवाब आता है।
ये ऑब्वियस सी बात है हर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए, लेकिन अगर कोई वीक एसिड वीक बेस होता है तो उसके लिए वैल्यू कम हो जाती है। ये सब आपने पढ़ा है और इस बात को तो हर बच्चा पढ़ ही लेता है जब वो थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ता है। तो एग्जामिनर के लिए स्कोप कहाँ बचता है? एग्जामिनर के लिए स्कोप बचता है एक्सेप्शन पे। हमेशा ध्यान रखना, HF एक्सेप्शन होता है, HF एक्सेप्शन होता है, और HF के केस में ये वैल्यू हमेशा 57.1 से ऊपर रहती है। 68 किलो जूल के अराउंड ये वैल्यू जाती है। तो जहाँ भी HF आएगा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के केस में, जहाँ भी HF आ गया समझ लो घपला है मामो, यही आंसर होगा। इस बात को ध्यान रख लेना, उस घपले में नहीं फंसना, उसको समझ लेना है। तो हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व होता है। चलिए चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म। हम जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, SN2, SNI, SNAR, और ऐसे ही इनमें कई तरह के मैकेनिज्म को SNTH मैकेनिज्म हो गया, इन्हें फॉलो करती हैं। अब विलियमसन सिंथेसिस में किस तरह का मैकेनिज्म होता है? विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देखो क्या होती है, जब अल्काइल हैलाइड सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पर ईथर बनता है और इसे हम विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं, ये हम जानते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देखो क्या होता है कि आपके पास है RONA आयनिक कंपाउंड है, ऑलरेडी ये आयन की फॉर्म में टूटा होता है, ऑलरेडी आयन की फॉर्म में टूटा होता है, ये मैकेनिज्म का स्टेप नहीं है। अब क्या होगा, ये RO नेगेटिव और ये आपका अल्काइल हैलाइड ये इस पे अटैक करेगा, Cl यहां से बाहर जाएगा, कंडीशन आएगी, पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, और इस तरह से फाइनली ROR और साथ में ये आपके पास लिविंग ग्रुप वहां पे रहेगा। ये रिएक्शन एक स्टेप में होती है। और अगर आपने SN1 SN2 पढ़ा है, आप समझ सकते हो कि कौन सा मैकेनिज्म हुआ जहां पर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है। एरो दो दिखाते हैं लेकिन ये एक ही स्टेप है, ये रियर साइड से अटैक करता है। SN2 मैकेनिज्म इसको कहा जाता है, SN2 मैकेनिज्म। इस बात को ध्यान रखिएगा, जाने वाला ग्रुप जहां से जा रहा है उसके ऑपोजिट ये आ रहा है, और अगर ऑपोजिट कोई ग्रुप आता है उसे वॉल्डन इन्वर्जन या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के नाम से पहचानते हैं। ये मैकेनिज्म बोर्ड एग्जाम में भी आता है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो इस तरह से आप इस मैकेनिज्म को समझते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। हो रहे ना सॉल्व? होंगे सॉल्व। मैंने कहा ना, जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, जब तक आपके एग्जाम आएंगे, नीट का पेपर आएगा, तब तक तो पता नहीं कितने तैयार हो जाएंगे। एक कंटेंट पूरा तैयार हो रहा है ताकि आप फटाफट उसको रिवाइज कर सकें और जल्दी से उस बारे में आप समझ सकें ना। अब हमारा ये क्वेश्चन आया, देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस से आप इनमें से कौन सा ईथर नहीं बना सकते, ये आपसे पूछा गया। विलियमसन सिंथेसिस अभी बताया था मैंने कि एक होता है अल्काइल हैलाइड और एक होता है सोडियम एल्कोक्साइड, जिनके बीच में रिएक्शन होती है, ये आप जानते हैं। अब विलियमसन सिंथेसिस के बारे में याद रखना कि आपका अल्काइल हैलाइड टर्शरी नहीं होना चाहिए, विनाइल नहीं होना चाहिए और अराइल नहीं होना चाहिए। अराइल नहीं होना चाहिए, टर्शरी हैलाइड नहीं होना चाहिए, विनाइल नहीं होना चाहिए, अराइल नहीं होना चाहिए। अब यहां पर अगर आप ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आप समझ पाओगे कि आपके पास एक ये होगा, अल्काइल हैलाइड की जगह ये कंपाउंड होगा, और एक आपके साथ पास एल्कोक्साइड होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कोक्साइड होगा। एक मिनट ज़रा मैं इनको यहाँ से ये रिमूव करूँ, ये मैं इसको थोड़ा सा और बेटर वे में यहाँ लिख देता हूँ। ये हमारे पास NaO CH डबल बॉन्ड CH2 ये होंगे। अभी मैंने कहा कि अल्काइल हैलाइड क्या क्या नहीं होना चाहिए, टर्शरी नहीं होना चाहिए, विनाइल नहीं होना चाहिए
और अराइल हैलाइड नहीं होना चाहिए। विलियमसन सिंथेसिस में ये नहीं होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो विलियमसन सिंथेसिस से आप ईथर बना सकते हो। अगर मुझे ये बनाना है तो मेरे पास एक कंपाउंड होगा विनाइल हैलाइड, और अगर विनाइल हैलाइड है तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये नहीं बनेगा। यहां देखो C6H5, अगर आपको ये ईथर बनाना है तो C6H5 का मतलब तो ये हुआ, और दूसरा कंपाउंड ये होगा, दूसरा कंपाउंड ये होगा। इस तरह से NaCl बाहर निकालोगे। अब क्योंकि अराइल हैलाइड है ये, अगर अराइल हैलाइड है तो रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ देख लो, अगर आपको इस ईथर को बनाना है तो यहाँ Cl, यहाँ NaO, CH डबल बॉन्ड CH2, यानी इसका हैलाइड ले लिया, इसका एल्कोक्साइड ले लिया, या उल्टा भी कर सकते थे, आप इसका एल्कोक्साइड ले लो और दूसरे वाले का हैलाइड ले लो। इन दोनों से आप अपने इस ईथर को यहाँ पर बना सकते हैं, समझ सकते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2। अब देख लो, क्या ये पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है? ये क्लोरोबेंजीन अराइल हैलाइड, नॉट पॉसिबल। क्या ये पॉसिबल है? ये है विनाइल हैलाइड, नॉट पॉसिबल। यानी विलियमसन सिंथेसिस से ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। तो ये जितने भी अबव हैं ये सारे के सारे नहीं बनेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सी चीज विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बनेगी, तो आपके पास ये जवाब अब है कि भाई ये विलियमसन सिंथेसिस से नहीं बनेंगे। कारण बता दिया, टर्शियरी हैलाइड ना हो, विनाइल हैलाइड ना हो और अराइल हैलाइड ना हो। आपने इस बात का ध्यान रखना होगा। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट? दोनों में क्या डिफरेंस है? एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एंटीसेप्टिक वो चीज होती है, एंटीसेप्टिक जो माइक्रोब्स को मारती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारती है और हमारी स्किन के लिए सेफ होती है, हमारी स्किन के लिए सेफ होती है, जैसे डेटॉल, सेवेलॉन, इस तरह से। डिसइंफेक्टेंट ये वो होते हैं, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारते हैं लेकिन ये हमारी स्किन के लिए सेफ नहीं होते। जैसे पोछा लगाने के लिए फिनाइल का इस्तेमाल करते हैं, लाइजॉल का इस्तेमाल करते हैं। अब फिनाइल और लाइजॉल आप कभी अपने घाव पे नहीं लगाएंगे क्योंकि वो आपके स्किन के लिए सेफ नहीं है। तो एंटीसेप्टिक माइक्रोब्स मारते हैं लेकिन स्किन के लिए सेफ होते हैं। डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रोब्स को मारते हैं लेकिन स्किन के लिए सेफ नहीं होते। तो हम कहेंगे बोथ टर्म आर आइडेंटिकल, बोथ आर डिफरेंट। ये दोनों की दोनों डिफरेंट हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा, समझिएगा। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व बना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर? सिमेट्रिकल ईथर, अनसिमेट्रिकल ईथर। देखो ईथर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं। इनमें से कौन पोलर है ये हमें बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। अब ध्यान रखो, सिमेट्रिकल ईथर क्या होते हैं। नाउ ये ईथर है, ईथर का स्ट्रक्चर। अगर दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है, मिथाइल मिथाइल दोनों अल्काइल ग्रुप सेम है तो ये सिमेट्रिकल। और अगर ये दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं, दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हैं तो ये है अनसिमेट्रिकल। ये सिमेट्रिकल और वो है अनसिमेट्रिकल, ये ध्यान रखो। अब पोलर होगा या नहीं होगा ये बताना है। अब क्योंकि यहां पर लोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में, डायपोल मोमेंट आपने पढ़ा हो, नहीं तो आप हमारा वीडियो देख सकते हो। आप YouTube सर्च में टाइप करो डायपोल मोमेंट बाय प्रदीप शर्मा, अपने आप ही आ जाएगा और सारा कंसेप्ट क्लियर। और यहाँ का बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में और इस वजह से इसका नेट बॉन्ड मोमेंट होगा, नेट बॉन्ड मोमेंट जरूर होगा। अनसिमेट्रिकल है तो वहां पर भी सेम होगा, नेट बॉन्ड मोमेंट वहां पर भी जरूर होगा। तो ईथर चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, ये हमेशा पोलर होता है। बोथ आर पोलर, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बनता है। ये सभी पोलर होते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हम बहुत अच्छे से जानते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये आपके पास है, इसमें डायपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, इसका डायपोल मोमेंट 0 होता है, यानी ये नॉन पोलर होता है। पैराजाइलिन
पैराजाइलिन आप जानते हैं ये है, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट कैंसल आउट करता है और ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 होता है। पैराडाइमेथॉक्सी ये आ गया ईथर, और ईथर में तो मैंने अभी आपको बताया कैसा भी ईथर हो उस ईथर के केस में उसका डायपोल मोमेंट बनता ही बनता है। ये इरेगुलर ज्योमेट्री होती है, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट बनता ही बनता है और ये होता है पोलर। ऑप्शन नंबर सी। तभी पिछला क्वेश्चन हमने लिया जिसमें मैंने आपको साफ तौर पे बताया कैसा भी ईथर हो पोलर होगा ही होगा। तो ईथर का ये क्वेश्चन बनता है कि पोलर है नहीं है, ये आपको वहां बहुत ध्यान से बताना होता है। अब वो हो जाएगा, कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइल एल्कोहल? अमाइल एल्कोहल, कॉमन नेम अमाइल, ध्यान रखिएगा 5 मेंबर का एल्कोहल अमाइल एल्कोहल, 5 कार्बन का, इसमें है 3, इसमें है 1 2 3 4 5 कार्बन, ये हो गया। साइक्लोहेक्सेनॉल में 6 कार्बन होते हैं, यहाँ भी 6 कार्बन, तो 5 कार्बन का यही है अमाइल एल्कोहल। सेकेंडरी अमाइल एल्कोहल, नियो अमाइल एल्कोहल, टर्शरी अमाइल एल्कोहल, हर एक में कार्बन का नंबर 5 ही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना होगा आपको ना। आज का लास्ट क्वेश्चन, ये भी कम्युनिटी पोस्ट में आपसे पूछा गया था और जवाब बहुत सारे गलत आए थे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड इन पीरियोडिक टेबल? देखो पीरियोडिक टेबल में जहां तक पोजीशन की बात है, एक क्वेश्चन मैंने पिछले दिनों में हाइड्रोजन का करवाया था कि हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती, उसे रोग एलिमेंट कहते हैं, उसे पीरियोडिक एलिमेंट टेबल से बाहर रखते हैं। अब जब स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल की इमेज देखता है ना, तो उसे दिखता है कि लैंथेनाइड और एक्टेनाइड भी तो पीरियोडिक टेबल के बाहर हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आप कहीं भी पीरियोडिक टेबल देख लो, आपको हमेशा यही दिखाई पड़ता है कि लैंथेनाइड एक्टेनाइड पीरियोडिक टेबल के बाहर दिखाई पड़ते हैं। तो दिमाग में यही पोजीशन आती है कि भाई इसकी तो इंडिपेंडेंट पोजीशन होगी। अब ध्यान रखना, जितने भी एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, सभी ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करते हैं, लैंथेनाइड हो या एक्टेनाइड हो, ग्रुप नंबर 3, यानी ग्रुप नंबर 3 हर एक में आ गया। और जहां तक पीरियड की बात है, लैंथेनाइड पीरियड नंबर 6 और एक्टेनाइड पीरियड नंबर 7, तो हम कहेंगे हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहां पे करेक्ट आ जाएगा। ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर आपका 6, ये आपका जवाब यहां पे रहेगा। तो इस तरह से बच्चों हम कंटेंट क्रिएट करते जा रहे हैं लगातार। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार होते जा रहे हैं लगातार, इन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि ये कन्वेंशनल क्वेश्चन से हटके हैं, ये नए एग्जामिनेशन पैटर्न के हिसाब से हैं, इनको जरूर अच्छे से करते जाइए, रिवीजन के लिए इस्तेमाल कीजिए, नॉर्मल स्पीड पे, फास्ट स्पीड पे, कैसे भी देखिए, लेकिन अपने एग्जाम के लिए इसको तैयार करना है आपने, इसको समझना है आपने। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।